यार मैंने तो सोचा था तुम्हारी झूठ की आदत अब तक नहीं गई, मगर यहाँ तो सचमुच इनकलाब आ गया है। इस जिद्दी हट धर्म और अक्खड़ ने शादी कर ली, और वो भी किसी लड़की से। पाशा के वापस आते ही निग्गी शुरू हो गई थी। वो उससे काफी बेतकल्लुफ थी। अलबत्ता पाशा की ये बात बिल्कुल ठीक थी कि वो कभी हाथ मिलाने से ज्यादा निग्गी के करीब नहीं गया था। पाशा झल्लाते हुए बोला, तो लड़कियों ही से शादी की जाती है? निग्गी बोली, नहीं, मेरा मतलब है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि कबीर दादा की इस हरकत के बाद क्या कहूँ, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। वो बदहवास सी लग रही थी। पाशा ने खुलूस भरे अंदाज में मशवरा दिया, कहीं जाने और कुछ कहने का तो पता नहीं है, अलबत्ता तुम्हारे पास खुदकुशी करने का अच्छा मौका है। इस तरह कम से कम दादा को ये यकीन तो आ जाएगा कि उस खूबसूरत डायन भाभी के अलावा भी उसे कोई चाहता है। वो बोली, कैसी है वो? मेरा मतलब शक्लो सूरत के लिहाज से। निग्गी की हैरानी अब तक बरकरार थी। उसने खुदकुशी वाले मशवरे पर जवाबी वार से एहतराज बरता। पाशा बोला, पूरी की पूरी डायन। ओ सॉरी। एकदम उसे कबीर दादा का हुक्म याद आ गया और उसने जबान दांतों तले दबा ली। हाँ, मेरा मतलब भाभी को देखते ही आपके दिल से ये फांस निकल जाएगी कि कबीर दादा ने क्यों शादी की है। निग्गी बोली, मुझसे भी खूबसूरत है। उसके लहजे में झलकता अपनी खूबसूरती का जोम वाजे था। पाशा साफ गोई से बोला, अगर तुम्हें कोई लड़की खुद से ज्यादा खूबसूरत लगती है तो वो उससे भी खूबसूरत होगी। वो बोली, मैं तो अलेक्जेंड्रा डेडेरियो, कतरीना कैफ, करीना कपूर, मायरा खान और कुबरा खान की शक्लों को भी खुद से बेहतर तो क्या अपने जैसा भी नहीं समझती। उसने तीनों फिल्म इंडस्ट्रीज की खूबसूरत लड़कियों को बेझिझक मुस्तरद कर दिया। पाशा बोला, फिक्र न करो, मेरी डायन भाभी को देखकर तुम्हारी खुद से खूबसूरत लड़की को देखने की हसरत तो कम से कम पूरी हो जाएगी। वो बोली, तो फिर मेरी दाल वहाँ क्या गलेगी? वो रूहान सी होने लगी। पाशा ने माथे पर हाथ मारा, बोला, तुम्हें दाल गलाने कौन भेज रहा है बेवकूफ? किसी और की पकी हुई हंडिया उल्टानी है। वो खिफत भरे लहजे में बोली, मैंने सोचा शायद तुम मुझे कबीर दादा को फांसने का मौका दे रहे हो। पाशा बोला, ये काम उस वक्त करना था जब कबीर दादा तुम पर फरिफ्ता हुआ था। वो बोली, खाक फरिफ्ता हुआ था, अक्खड़ बदमिजाज, बस अपनी अय्याशियों के चक्कर में था, और मुझे यकीन है अब भी वही सिलसिला है। तुम्हारे अंदेशे बेजा हैं। पाशा बोला, काश ऐसा ही हो, मगर हकीकत इसके बरक्स है, और यूं मानो कि मुझे तुम्हारी कामयाबी में शुबा महसूस हो रहा है। निग्गी की निस्वानी अना जागी। बोली, अब इतनी भी गई गुजरी नहीं हूँ। यूं भी उसकी खूबसूरती किसी तारीफ की मोहताज नहीं थी, लेकिन पाशा के दिमाग में पलने वाले अंदेशों से वो नावाकिफ थी। पाशा बोला, खैर, आज तुमने कबीर दादा को पूरी रात मसरूफ रखना है, और इससे मेरा मतलब है भाभी को कमरे के करीब भी फटकने नहीं देना। कल परसों भी अगर तुम कबीर दादा को संभालने में कामयाब रही तो खुशामदीद, वरना मुझे किसी और जलपरी का बंदोबस्त करना पड़ेगा। निग्गी बोली, वैसे मिजाज की कैसी है? पाशा साफ गोई से बोला, बिल्कुल घरेलू, सादा, मासूम, भोली भाली। निग्गी चीख पड़ी, क्या? थोड़ी देर पहले तो डायन, चुड़ैल और जाने क्या क्या कह रहे थे। पाशा बोला, फिक्र न करो, हमारे यहाँ डायन, बला और चुड़ैल बदकिरदार नहीं, बाकिरदार, ईमानदार और खानदानी लड़कियों को कहते हैं। निग्गी बोली, ठीक है, अब कुछ तय कर लेते हैं। सेठ मस्कीन की तरफ मेरे 20 लाख बकाया हैं। सुबह तक सोने नहीं दिया खबीस ने, और अब मेरी कॉल ही वसूल नहीं कर रहा। पाशा हंसा, बोला, कब की बात है? बोली, 2 हफ्ते से ऊपर हो गया है। पाशा मुस्तफसिर हुआ, और कुछ? वो बोली, फिरोज मलिक ने वादा किया था कि नई ड्रामा सीरियल में मरकजी किरदार मुझे मिलेगा। मुआवजा वसूल कर लिया, मगर अब एक नई हीरोइन को आगे ला रहा है और मुझे अगली सीरियल पर टरखाना चाहता है। पाशा संजीदगी से बोला, उन दोनों के मोबाइल फोन नंबर मुझे दो। निग्गी ने फौरन अपने मोबाइल फोन से उनके नंबर निकाल कर पाशा को नोट करा दिए। फिरोज मलिक का पता भी नोट करके पाशा किसी का नंबर मिलाने लगा। दूसरी तरफ से कॉल वसूल होते ही वो बगैर किसी तमहीद के फिरोज मलिक का पता दोहराते हुए बोला, इसे अगले 1 घंटे में खुसूसी कोठी में होना चाहिए। और फिर दूसरी तरफ की बात सुने बगैर उसने राब्ता मुनक़ता किया और सेठ मिस्कीन का नंबर मिलाने लगा। सेठ मिस्कीन को वो ज़ाती तौर पर भी जानता था। शहर की बड़ी बड़ी मछलियों से उनकी वाकफियत यूं भी नागुजीर थी। 2-3 घंटियों के बाद ही उसने पाशा की कॉल वसूल की। हेलो। यकीनन पाशा का नंबर उसके पास नहीं था, वरना यूं बेपरवाही से वो हेलो न करता। पाशा बोला, सेठ मिस्कीन, पाशा बात कर रहा हूँ। उसने गोया तस्दीक चाही, पाशा दादा? पाशा बोला, याददाश्त तो काफी अच्छी है सेठ, वरना पिछले 2-3 माह से किसी तकरीब में मुलाकात नहीं हो पाई। वो जल्दी से बोला, जी, वो कैसे याद फरमाया खादिम को? पाशा बोला, कुछ नहीं, बस यूं ही आज निग्गी से मुलाकात हुई, तुम्हें याद कर रही थी, मैंने सोचा हेलो हाई कर लें। सेठ मिस्कीन की हकलाती हुई आवाज आई, निग्गी? हाँ, बहुत अच्छी लड़की है। आज ही मैं अपने सेक्रेटरी को कह रहा था कि उसके अकाउंट में 20 लाख जमा करवा दे, वो उससे उधार थे। बेवकूफ को भूल ही गया, वो करीब इंतजार कर रही होगी। खैर, उसे बता देना कि कल जरूर उसे पैसे मिल जाएंगे। पाशा हंसा, बोला, चलो आपका पैगाम पहुंचा देता हूं कि अगर सुबह 10-11 बजे उसके अकाउंट में मतलूबा रकम जमा न हुई तो परसों सेठ मिस्कीन दुगनी रकम जमा करवा देगा, और उसी तरह हर गुजरते दिन के साथ रकम दुगनी करता जाएगा। सेठ मिस्कीन है ही इतना अच्छा आदमी।
सेठ मिस्कीन ने हकलाते हुए जी जी की गर्दान शुरू कर दी और पाशा मजीद कुछ कहे बिना राब्ता मुनक़ता करते हुए सामने बैठी निग्गी को मुखातिब हुआ। सुन तो लिया होगा? निग्गी ने इत्मीनान भरे अंदाज में सर हिलाया। हाँ। पाशा बोला, दूसरे काम से भी बेफिक्र हो जाओ, तुम्हें रात कबीर दादा के पास जाने से पहले खुशखबरी मिल जाएगी, लेकिन मुझे खुश करना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो बोली, कबीर दादा को फंसाना जरूर मुश्किल था, किसी दूसरी लड़की का पत्ता काटना उतना मुश्किल नहीं होता। फिक्र ही न करो, कबीर दादा से ऐसे दूर भागेगी जैसे तुम ईमानदारों से भागते हो। पाशा ने इत्मीनान भरे अंदाज में गर्दन हिला दी। घर चलो। पाशा से रुखसत लेकर गाड़ी में बैठते ही वो अजीम को मुखातिब हुआ। उसके साथ ही वो मोबाइल फोन निकाल कर तनावुश का नंबर मिलाने लगा। घंटी वसूल करते ही उसकी चहकती खनकती सुरीली आवाज ने कबीर दादा के कानों में रस खोला। अस्सलाम वालेकुम। कबीर बोला, ऐसा करो आज अम्मी के घर ही रह जाओ, मैं कहीं मसरूफ हूँ। उसे रात की सूरत हाल से निपटने का उसके अलावा कोई तरीका न सूझा। वो उसकी मालूमात में इजाफा करते हुए बोली, मैं अभी आपकी जुराबिद हो रही हूँ, आपकी कॉल वसूल करने के लिए मुझे काम दरमियान में छोड़ना पड़ा। कबीर दादा बोला, ये मुलाजिमा के करने के काम है। वो बोली, आपकी यादाश्त कमजोर है या बार बार मेरे मुंह से सुनना अच्छा लगता है कि मैं आपका कोई भी काम किसी दूसरे को करने की इजाजत नहीं दे सकती। कबीर ने मुंह बनाया, बोला, तुम हो तानसेन की पोती कि तुम्हारी आवाज बार बार सुनता जाऊं। तनावुश के कहे ने उसके फिक्रे की फुसफुसाहट को वाज़ेह किया। वो चिढ़ गया, इसमें हंसने की क्या बात है। वो बोली, जनाब आप रात मेरी 10-15 मिनट की गुनगुनाहट सुनकर नींद की मीठी वादियों में डूब गए थे। कबीर ने सफाई पेश की, थका हुआ था। वो शरारती लहजे में बोली, हाय अल्लाह जी, कितना छुपाता है ये लड़का। लड़के का लक़ब सुनकर उससे गुस्सा आ गया। हर वक्त बकवास न क्या करूं। वो बोली, बकवास तो खैर नहीं थी। उसकी गुनगुनाती आवाज कबीर दादा को मजीद तपा गई। ड्राइवर और अजीम की मौजूदगी फरामोश करके वो धाड़ा, तुम्हारी मोहब्बत वाली गलत फहमी तो मैं आज जरूर दूर कर दूंगा। तनावुश उसके गुस्से को खातिर में लाए बगैर शोखी पर आमादा रही। क्या अपने हाथ से खाना नहीं खिलाओगे? वो बोला, अहमक औरत, और उसने राब्ता मुनक़ता कर दिया। फौरन ही उसका मैसेज आ गया, प्लीज घर आ जाए ना, कितनी देर से आपका चेहरा नहीं देखा। जवाब लिखे बगैर वो खामोशी से बाहर देखने लगा। मोबाइल फोन की पैगाम की घंटी दोबारा बजी। आसमान पर बादल छाए हुए हैं, शायद बारिश भी हो जाए। आ जाए ना, पकोड़े और चटनी बनाती हूँ, खिड़की से बारिश का नजारा करते हुए इकट्ठे बैठकर खाएंगे। पैगाम पढ़ते ही कबीर दादा ने कार की खिड़की से आसमान की तरफ निगाह उठाई। वाकई बादल इकट्ठे हो गए थे और किसी भी लम्हे बरस सकते थे। अगर वो उसे मुतवज्जे न करती तो शायद बारिश शुरू होने के बाद ही वो उस तरफ मुतवज्जे होता। यूं भी बारिश का होना न होना उसके नजदीक बराबर था। जिंदगी में पहली बार उस पर इंकिशाफ हो रहा था कि बारिश के मौसम की कोई अहमियत भी होती है। एक और पैगाम की घंटी बजी। कबीर आ जाए ना, मेरा बड़ा दिल कर रहा है आपके साथ बारिश में भीगने को। छत पर जाएंगे, किसी मुलाजिम को नजर भी न आएगा। अपना नाम पहली बार बगैर किसी साबिक़े लाहके के पढ़कर उसे अजीब मगर बहुत अच्छा लगा। उसके साथ ही उस पर बारिश की मजीद अहमियत उजागर हुई। उसने चश्मे तसव्वुर से देखा कि वो छत पर तनावुश के साथ मौजूद है। वो आंखें बंद किए अपने बाजू दाएं बाएं फैलाए किसी बच्ची की तरह घूम रही है और वो उसे भीगता हुआ देख रहा है। उसके दिल में शिद्दत से उस मंजर को आंखों के सामने देखने की ख्वाहिश बेदार हुई। अगले पैगाम ने उसे मोबाइल फोन की तरफ मुतवज्जे किया। अच्छा, आप ना भीगना, सीढ़ियों के शेड में खड़े होकर पकोड़े खाना और मुझे देखना। अब खुश? एकदम कबीर दादा के दिल में अनजाना सा खौफ नमूदार हुआ। उसे तनावुश से डर लगने लगा। वो शायद जादूगरनी थी जो मैसेज पर चंद अल्फाज लिखकर उसके दिलो दिमाग को अपनी मुट्ठी में जकड़ रही थी। वो खिड़की के सामने खड़े होकर चटनी पकोड़े खाने का जिक्र कर रही थी और उसके मुंह में खस्ता खस्ता लजीज पकोड़ों का जायका फैल गया। वो छत पर भीगने का जिक्र करती और कबीर दादा तसव्वुर की आंख में उसे बरसती बारिश में घूमता हुआ देखता। उसके दिमाग में पाशा की आवाज गूंजने लगी, वो खूबसूरत डायन आपको जाया कर देगी। उसकी इतनी हिम्मत के कबीर दादा को घर जाने का मशवरा दे। आप एक छोकरी के पीछे खुद को बदनाम न करें। यकीन माने अपने दुखी हैं और पराए हंस रहे हैं। वो आपको उंगलियों पर नचाएगी। कम उम्र नादान लड़की नहीं, पूरी 420 है। दफा करें उसे ठोकर लगाकर अपनी जिंदगी से दूर फेंके। उसने सोचा, क्या वाकई पाशा ठीक कह रहा है? क्या मुझे उसे जान छुड़ाने की कोशिश करनी चाहिए? बादल जोर से गरजा और बारिश शुरू हो गई। वो अपनी कोठी के करीब पहुंच गए थे। ड्राइवर को कार आहिस्ता करती देखकर बेख्तियार उसके होंठों से फिसला, घर नहीं जाना, आगे जाओ। अजीम के लहजे में हैरानी थी। कहाँ जाना है दादा? उसने उलझते हुए कहा, कहीं भी। अजीम की समझ में उसकी बात नहीं आई। बोला, क्या? वो संभल कर बोला, एसपी जमीर हुसैन की तरफ चलो। अजीम ने ऊपर नीचे सर हिलाया। जी दादा। कबीर दादा ने सीट से टेक लगाकर आंखें बंद कर लीं। बारिश की रफ्तार तेज हो गई थी। बार बार बजने वाली पैगामात की घंटियों को उसने नजरअंदाज कर दिया था। अचानक कॉल आने लगी। उसने आंखें खोलते हुए मोबाइल फोन की स्क्रीन को देखा। वो तनावुश की कॉल थी। राब्ता काटने वाला बटन दबाकर वो खिड़की से बाहर झांकने लगा। बारिश के कतरे एक तसलसल से गिर रहे थे।
मोतियों के मुशाबा कतरे न जाने क्यों इतने भले लग रहे थे। पहले उसे बारिश कभी इतनी अच्छी नहीं लगी थी। सड़क के दाएं बाएं मकानात का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ घरों की छत पर रंग बिरंगे आंचल लहराते नजर आ रहे थे। तसव्वुर की आंख से वो तनावुश के पास पहुंच गया। वो अपना सुर्ख दुपट्टा बदन पर लपेटकर गीले कपड़ों की शरारत को छुपाने की कोशिश कर रही थी। उसका दिल शिद्दत से तनावुश के पास जाने के लिए मचला और जी चाहा कि ड्राइवर को घर की जानिब मुड़ने का कहे। आंखें बंद करके सर सीट के साथ टेकते हुए उसने बड़ी मुश्किल से उस तमन्ना को दिल ही में दबा दिया। कार एक स्पीड ब्रेकर पर आहिस्ता हुई। सड़क के बाएं जानिब एक छप्पर होटल बना था। उसकी नजर कड़ाही में तलते गर्म पकोड़ों पर पड़ी। शहजाद, कार एक जानिब करके रोक लो। वो शायद जिंदगी में पहली बार बराह रास्त ड्राइवर को मुखातिब हुआ। जी दादा। ड्राइवर के लहजे में हैरानी भरी हुई थी। उसके साथ ही उसने इंडिकेटर देकर कार एक जानिब रोक ली। अजीम, पकोड़े और चटनी ले आओ। कबीर दादा का अगला हुक्म ड्राइवर और अजीम को मजीद हैरान करने वाला था, मगर उन दोनों में इतनी जुर्रत मफकूद थी कि खुलकर हैरानी का इजहार करते। अजीम सर हिलाकर नीचे उतरा और छप्पर होटल की तरफ बढ़ गया। मुहाफिजों वाली दोनों जीपें भी रुक गई थीं। इम्तियाज और बख्श नीचे उतरकर अजीम की तरफ बढ़े। इम्तियाज ने पूछा, अजीम भाई खैर तो है, क्यों रुक गए हो? अजीम मुस्कुराया, दादा ने पकोड़े लाने को कहा है। वो दोनों हैरानी के अंदाज में चीख पड़े, क्या? मगर अजीम उनकी बात का जवाब देने की बजाय छप्पर होटल के मालिक की तरफ बढ़ गया, जो बावर्ची, मैनेजर और बैरे की जिम्मेदारियां भी खुद ही निभा रहा था। इम्तियाज ने धीमे लहजे में ख्याल जाहिर किया। बोला, नमाज़न के असरात जाहिर होना शुरू हो गए हैं। यकीनन उसने कॉल करके कबीर दादा को पकोड़े लाने का हुक्म दिया होगा। इसी वजह से दादा घर के पास जाकर आगे बढ़ गया। बख्श ने भी उसी अंदाज में सरगोशी की। कबीर दादा को हुक्म कौन दे सकता है? अजीम वसूख से बोला, नमाज़न की आमद से पहले मेरा भी इसी बात पर यकीन था। बख्श ने नफी में सर हिलाया, मैं नहीं मानता। उस वक्त बाकिर और रुखसार भी उनके करीब पहुंच गए थे। इम्तियाज ने कहा, चलो अजीम से पूछ लेते हैं कि कबीर दादा ने इस तरफ मुड़ने से पहले नमाज़न से बात की है या नहीं। बाकिर ने इस्तियाक से पूछा, क्या बहस शुरू है? बख्श उसे दबे लफ्जों में सारी बात बताने लगा। उसी वक्त उन्हें अजीम वापस मुड़ता हुआ नजर आया। उसने एक हाथ में गर्म भाप उड़ाते पकोड़ों की प्लेट और दूसरे हाथ में चटनी की प्लेट पकड़ी हुई थी। पकोड़ों को भीगने से बचाने के लिए उसने एक उल्टी प्लेट उन पर रख दी। बख्श चहका, देख लो, दादा पकोड़े घर नहीं ले जा रहा, यहीं बैठकर खाना चाहता है। उसकी बात पर तवज्जो दिए बगैर इम्तियाज ने अजीम को रोकते हुए पूछा, क्या घर की तरफ जाते हुए दादा को बेगम साहिबा की कोई कॉल मिली थी? अजीम उसे हल्का सा झिड़कते हुए बोला, हाँ, मगर ये वक्त इन बातों का नहीं है। ये कहकर वो कार की तरफ बढ़ गया। इम्तियाज ने फातिहाना नजरों से बख्श को घूरा। सुन लिया? बख्श ने दलील पेश की। वो कोई भी बात कर सकती है। शायद उसने रात माँ के घर गुजारने की इजाजत मांगी हो। अगर तुम्हारी बात सच मानी जाए तो कबीर दादा को पकोड़े घर ले जाने चाहिए थे। इम्तियाज उसकी दलील से मुत्तफिक नहीं हुआ, बोला, नहीं। बख्श मुसर हुआ, ऐसा ही है। वो दोनों तकरार करते हुए जीप की तरफ मुड़ गए। बाकिर और रुखसार भी अपनी जीप की तरफ बढ़ गए। इतनी देर आड़ के बगैर गुजार कर वो अच्छे खासे भीग गए थे। कबीर दादा गर्म पकोड़ों और चटनी से लुत्फानंदोज हो रहा था। जिंदगी में पहली बार उसे पकोड़े इतने भले लग रहे थे। बारिश और पकोड़ों के ताल्लुक का राज उस पर पहली बार मुनकशिफ हुआ। न जाने तनावुश का साथ उस पर और कौन कौन से सरबस्ता राज आश्कार करने वाला था। पकोड़ों में मिर्चें जरा तेज थीं। अचानक चश्मे तसव्वुर में उसे तनावुश पकोड़े खाती नजर आई। मिर्चों की ज्यादती की वजह से उसने आंखें बंद करके कानों पर हाथ रख लिए थे। इस आलम में वो और भी मासूम लगने लगी थी, मगर वो पकोड़े छोड़ने पर आमादा नहीं थी। झुरझुरी लेकर उसने शहर भरे मंजर को दूर झटका और कार के बाहर देखने लगा। एक दफा फिर उसका मोबाइल फोन बजने लगा। तनावुश ही की कॉल थी। कबीर दादा का दिल उसकी आवाज सुनने को मचला। न जाने वो क्या कहना चाहती थी। यकीनन उसने पकोड़े तैयार कर लिए थे और अब उसकी मुंतजिर थी। चाहते हुए भी वो घंटी वसूल न कर सका। राब्ता मुनक़ता करने का बटन दबाकर उसने तनावुश के साथ अपने दिल को भी मायूस करने की हिम्मत कर डाली। शायद वो खुद से डरने लगा था कि तनावुश की मिन्नतों भरे हुक्म के सामने वो हथियार डाल देगा। उसने पकोड़ों की अध भरी प्लेट अजीम की तरफ बढ़ाई। ये वापस कराओ। और उसके प्लेट थामते ही वो तनावुश का पैगाम देखने लगा। दर्जन भर पैगाम आए हुए थे। अच्छा, मैं पकोड़े बनाने जा रही हूँ, कोई माजरत और धमकी धूस नहीं चलेगी, बस आप आ जाएं। दूसरा पैगाम, आ जाए ना, अब तो बारिश शुरू हो चुकी है। फिर बावर्ची खाने की खिड़की से नजर आने वाले कतरे आपकी कमी को मजीद उजागर कर रहे हैं। आ जाए ना, पकोड़े बन गए हैं और अगर आप न आए तो मैं एक पकोड़ा भी नहीं खाऊंगी। कसम से इतना दिल कर रहा है पकोड़े खाने को, मगर जिद बरकरार है। उफ, कितना नखरीला है ये लड़का भी। फोन तो उठाए ना प्लीज, एक बार बात तो करें। अच्छा, मैं आपके लाए हुए कपड़े पहन रही हूँ। आपको इन कपड़ों में ज्यादा खूबसूरत लगती हूँ ना। ये देखो, पहन लिए कपड़े। मेकअप का सामान भी नहीं है, वरना मेकअप भी कर लेती। आपने 5-6 बजे लौटने का कहा था, अब 6:30 हो गए हैं।
कबीर, मैं रो रही हूँ, सच में रो रही हूँ, आप मुझे याद आ रहे हैं। मैंने पकोड़े खाने की कोशिश की मगर मुझसे आधा पकोड़ा भी नहीं निकला गया। ये आखिरी मैसेज था। कार आगे बढ़ चुकी थी। वो मोबाइल फोन एक जानिब रखते हुए दोबारा सीट से टेक लगाकर बैठ गया। मैसेज आना बंद हो गए थे, शायद वो खफा हो गई थी। वो खुद को मुखातिब हुआ, होती रहे खफा, भाड़ में जाए जादू करनी, मैं उसके लिए अपने मकाम से नीचे नहीं आ सकता। मेरे नजदीक उसकी अहमियत एक रखेल से बढ़कर नहीं। मैं उसे इतनी बेतकल्लुफी की इजाजत नहीं दे सकता कि वो मुझे नाम से बुलाना शुरू कर दे। एक मुखालिफ सोच पहले वाले ख्यालात के मुकाबिल आ गई। उसने तुमसे पूछा कब है, और बेतकल्लुफ तो वो हो गई है। तुम उसका सामना करने की हिम्मत तो छोड़ो, उसकी कॉल सुनने की जरूरत नहीं कर सकते। वो रखेल नहीं, रानी है। उसका रोना तुम्हें दुख दे रहा है। उसने कबूतर की तरह आंखें बंद की। नहीं दे रहा है उसका रोना दुख। मुझे उसकी परवाह नहीं है। अगर परवाह होती तो मैं घर चला गया होता। कोई उसके अंदर फिर से हंसा। साफ कहो ना, उसका सामना करने की हिम्मत नहीं है। वो बाआवाज़े बुलंद बड़बड़ाया, ये गलत है। एकदम अजीम ने पीछे मुड़कर देखा। जी दादा। ड्राइवर ने भी कार की रफ्तार मध्यम कर दी। वो बोला, कुछ नहीं, चलते रहो। बाएं हाथ की उंगलियां सर के बालों में घुसाते हुए वो उसे ख्यालों से दूर झटकने लगा। यकीनन पाशा का तज्जिया सही था। शुक्र था कि उसने बर वक्त कबीर दादा को उस तरफ मुतवज्जे करके उसके इलाज की तरफ भी रहनुमाई कर दी। अजीम की आवाज ने उसे ख्यालों के चुंगल से छुटकारा दिलाया। एसपी साहब दफ्तर से तो उठ चुके होंगे। कबीर बोला, कॉल करके मालूम करो। अजीम इस बात में सर हिलाते हुए एसपी के करीबी आदमी से राब्ता करने लगा। मालूमात लेकर वो कबीर दादा की तरफ मुड़ा। बोला, वो खुफिया अड्डे में है और घर जाने के लिए उठने वाला है। कबीर बोला, वहीं जाएंगे, कॉल करके मेरी आमद का बता दो। अजीम बोला, जी, और दोबारा राब्ता करने लगा। 15-20 मिनट के बाद वो एसपी जमीर हुसैन ओढो के सामने था। जमीर हुसैन ओढो ने मुनाफिकाना मुस्कुराहट से उसका इस्तकबाल किया। रस्मी कलिमात की अदायगी के बाद वो आमने सामने बैठ गए। मुलाजिम शराब की सरबमोहर बोतल, शीशे के नफीस ग्लास और ट्रे में बर्फ के टुकड़े उनके सामने रखकर सर झुकाए बाहर निकल गया। अब वो अकेले थे। ग्लासों में बर्फ डालकर एसपी ने बोतल का कॉक उतार कर दोनों ग्लास भरे और एक ग्लास उसकी जानिब खिसकाते हुए कबीर दादा के चेहरे पर सवालिया निगाहें दौड़ाई। शराब के भरे ग्लास को देखते ही उसके कानों में तनावुश की आवाज गूंजी। एक बोतल में 6 ग्लास गंदा मशरूब होता है और आज तकरीब में आपने 7 ग्लास पिए थे। इस लिहाज से कल जो बोतल मिलेगी उसमें से भी 1 ग्लास मशरूब कम होगा। उसे खामोश पाकर एसपी ने लब खोले। जी, कैसे तशरीफ आवरी हुई। तनावुश की बात याद करते हुए उसके लबों पर मुस्कुराहट नमूदार होने लगी। एसपी की आवाज सुनते ही वो मुस्कुराहट को होंठों में दबाता हुआ उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। कल राव अजमल रहीम से मुलाकात हुई थी। एसपी ग्लास को होंठों से लगाते हुए बेपरवाही से बोला, तो? अलबत्ता उसकी आंखों में इस्तराब की लहरें उठने लगी। कबीर दादा के होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट नमूदार हुई। क्या वाकई आप ये समझते हैं कि ऐसी हरकतों से मुझे कोई फर्क पड़ेगा? एसपी बोला, इल्जाम लगाने के लिए यकीनन कोई सबूत की जरूरत पड़ा करती है। कबीर बोला, किसी थानेदार की ये हिम्मत कि वो कबीर दादा को छेड़ने की जरूरत करे? एसपी मानीखेज लहजे में बोला, पुलिस का थानेदार इतना भी गया गुजरा नहीं होता कबीर दादा। कबीर बोला, थानेदार, मैं पुलिस एसपी को भी जूते की नोक पर रखता हूँ, थानेदार क्या चीज है? एसपी बोला, फिर शिकायत के लिए एक एसपी के पास क्यों चले आए हैं? उसके इस्तेहज़ाइया लहजे ने कबीर के चेहरे पर सुर्खी बखेर दी। कबीर दादा बोला, किसी वाकिफकार को इबरतनाक मौत से बचाने की कोशिश करने और शिकायत लेकर आने में बड़ा फर्क है। कबीर के जहरीले लहजे ने एसपी जमीर हुसैन के दिल की धड़कन तेज कर दी, मगर जब वो बोला तो दिल में उठने वाला खौफ उसके लहजे में शामिल नहीं था। एसपी बोला, ख्याल रहे मैं एक गैंग का सरबराह होने के साथ एसपी भी हूँ। कबीर बोला, हाँ, मगर मुझे डर ईमानदार पुलिस वालों से लगता है। जमीर हुसैन तब गया, क्या मैं बेईमान हूँ? कबीर बोला, मेरे नहीं कहने से फर्क पड़ता तो मैं झूठ बोलने की कोशिश जरूर करता। वो ग्लास खाली करके दोबारा भरने लगा। एसपी के लहजे में गुस्सा बढ़ने लगा था। बोला, कबीर दादा, आप मेरी तौहीन कर रहे हैं। कबीर बोला, ये सोचना कि अखलाक हुसैन, नौशाद अफरीदी और आपके गठजोड़ से मैं नावाकिफ हूँ। आप बस मुझे इस काम पर मजबूर कर रहे हैं जिसे रोकना आप लोगों की बस से बाहर हो जाएगा। एसपी बगैर लगी लिपटी रखे बोला, अकेले तमाम का मुकाबला कर लोगे? कबीर बोला, आजमा लो। उसके लहजे में शामिल इत्मीनान ने एसपी के दिल में मौजूद अंदेशों को बढ़ा दिया। एसपी बोला, आप यही धमकी देने आए थे? उसने अध भरा ग्लास शीशे की मेज पर रखकर सोफे की पुश्त से टेक लगा दी। कबीर बोला, धमकी वो देते हैं जो कुछ करना न चाहते हों, मैं तो मौका देने आया हूँ। दूसरा ग्लास भी खाली करके उसने मेज पर धरा और जाने के इरादे से उठ खड़ा हुआ। उसने अलविदाई मुसाफा करने की जरूरत महसूस नहीं की थी। एसपी भी कीनातोज नजरों से उसे घूरता हुआ बैठा रहा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।
اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے